Discuss new chapter, that is chemical reactions and equations. So chemical reactions and equations बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे वो हम धीरे धीरे आगे जानेंगे क्या है हमारे इसमें है। हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे फेनोमेना है जिसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उसको अच्छे से जानने का कोशिश करेंगे। तो देखिए केमिकल रिएक्शंस है क्या वो हम अभी जानेंगे। सॉरी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। यस, chemical reactions are associated with chemical change. Chemical reactions are associated with chemical change. तो केमिकल चेंज क्या होता है, जिसमें आप देख सकते हैं ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। जब दोनों को हम रिएक्ट करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो ये एक केमिकल चेंज है। कार्बन और ऑक्सीजन का जो प्रॉपर्टी है इसमें वो प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसीलिए केमिकल चेंज होता है। केमिकल रिएक्शंस हमेशा एक केमिकल चेंज से आता है। और व्हेनेवर केमिकल चेंज अकर्स तो हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ। क्या कहते हैं हम? एक केमिकल रिएक्शन हुआ। तो केमिकल चेंज मतलब जरूर एक केमिकल रिएक्शन वहाँ पर होता है। और यहाँ पर जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ तो एक केमिकल रिएक्शन हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। वैसे केमिकल रिएक्शंस आर यूजुअली इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब क्या है? मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फिर से दोबारा हमें फिर कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन और ऑक्सीजन नहीं मिलता है और हमेशा एक न्यू प्रोडक्ट हमें मिलता है जो कि इनिशियल वैल्यू से, इनिशियल जो रिएक्टेंट से पूरी तरह से अलग होता है। मैं एक एग्जांपल दूसरा देता हूँ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब ये दोनों का केमिकल रिएक्शन होता है तो हमें वाटर मिलता है। और देखने की बात है कि जो वाटर हमें मिलता है, इस वाटर का जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग है। तो वाटर एक न्यू प्रोडक्ट है जिसका प्रॉपर्टी आपका रिएक्टेंट जो है, ये जो दोनों रिएक्टेंट है उनसे अलग है। तो केमिकल रिएक्शंस आर यूजुअली इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब फिर से हमें वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं मिलता है जनरली, बट हम ब्रेक कर सकते हैं। वाटर को ब्रेक करके हम दोबारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमें मिल सकता है, बट उस प्रोसेस में नहीं मिलता है जिस प्रोसेस में ये बना था। तो देखिए, तो केमिकल्स जो रिएक्शंस होता है उसका साइन क्या है। अब देखिए कलर चेंज, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। कलर चेंज होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कलर चेंज हो सकता है, गैस इवोल्यूशन हो सकता है और टेम्परेचर मतलब हीट जनरेट हो सकता है या हीट ऑब्जर्व हो सकता है या हीट इवॉल्व हो सकता है और चेंज ऑफ स्टेट भी हो सकता है। अभी मैंने बताया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दोनों रिएक्ट करते हैं यहाँ पर वाटर बनता है और ये वाटर बनना एक लिक्विड है जबकि दोनों गैस हैं। तो दोनों गैसेस और ये लिक्विड हुआ तो चेंज ऑफ स्टेट हुआ और आपका चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पर हीट भी प्रोड्यूस होता है, ज़बरदस्त अमाउंट का हीट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचराइज करता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस का एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ, वैसे इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए जिंक जब रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो एक्वस, तो क्या होता है ना, जिंक सल्फेट प्लस आपका हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। तो ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होना ये इंडिकेट करता है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ यहाँ पर। और चेंज इन कलर आप देख सकते हैं, मैं इसका एक रिएक्शन लिखता हूँ। अब यदि आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ ऐड करेंगे, कॉपर सल्फेट को इसका ब्लू होता है कलर, तो इसका कलर चेंज हो जाता है क्योंकि आयरन सल्फेट बनता है और कॉपर मिल जाता है। ये थोड़ा लाइट ग्रीन है। तो ये कलर चेंज होना इससे इंडिकेट करता है केमिकल रिएक्शन हुआ। तो केमिकल रिएक्शन होने का बहुत सारे इंडिकेशंस हैं और साइंस हैं।
वो इस प्रकार है: चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन स्टेट। तो और एक है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, वो यहाँ पर वैसे लिखा नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो ये भी एक आपका इम्पोर्टेंट साइन है, तो इसका भी हम आगे पढ़ेंगे। So there are 5 main signs that indicates chemical reactions has taken place. Okay, अब देखते हैं केमिकल इक्वेशंस जो होते हैं उसको हम जानेंगे। बट कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो जनरली आपका बेसिकली दो प्रकार हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप यदि कहेंगे कि एक रिएक्शन हुआ, सपोज मैं कहूँगा हाइड्रोजन रिएक्ट किया, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा, तो लिखूँगा ऐसे: हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन देन इज इक्वल टू आपका वाटर प्लस हीट। तो इस बात को ध्यान देखिए कि यहाँ पर जो हमने लिखा इसको कहते हैं वार्ड इक्वेशन, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पर ना हाइड्रोजन का फॉर्मूला पता चल रहा है, किसी का फॉर्मूला हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है, इसे कहते हैं वार्ड इक्वेशन। वार्ड इक्वेशन क्या डिस्क्राइब करता है ना, केमिकल चेंज यूजिंग द नेम्स। वैसे मैंने यहाँ पर नेम यूज किया रिएक्टेंट का एंड प्रोडक्ट का। तो राइट द वार्ड इक्वेशन। यहाँ पर देखिए, मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है एंड वाटर बनता है। तो मीथेन को मैंने इसका वार्ड में लिखा, ऑक्सीजन को वार्ड में लिखा गया, कार्बन डाइऑक्साइड को वार्ड में लिखा गया, और वाटर जो, तो ये जो मीथेन का ये केमिकल फार्मूला है CH4, ऑक्सीजन का केमिकल फार्मूला है O2, कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फार्मूला है CO2, वाटर का है H2O। तो इसे कहते हैं वार्ड इक्वेशन, इसे कहते हैं वार्ड इक्वेशन, जबकि नीचे को कहते हैं केमिकल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर हमने सभी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट किए हैं, इसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो देखिए, केमिकल इक्वेशंस में सिर्फ फार्मूला लिखा जाता है, बट कभी कभी केमिकल इक्वेशंस में हमें ध्यान देना होगा कि दोनों तरफ जो एटम्स होते हैं ईच इंडिविजुअल एलिमेंट का, वो समान होना चाहिए। वैसे यहाँ पर समान नहीं था ऑक्सीजन एटम्स, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम थे, बट यहाँ पर 2 और यहाँ पर एक 3 था। तो इसीलिए ऑक्सीजन एटम एक ज़्यादा होने के कारण इसे हम बैलेंस करते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार केमिकल रिएक्शन में ना मास का डिस्ट्रक्शन हो सकता है ना मास का क्रिएशन हो सकता है, एंड टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट हमेशा टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट के साथ इक्वल होना चाहिए, और इसीलिए हम लोग यहाँ पर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन और वार्ड इक्वेशन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वार्ड इक्वेशन में सिर्फ हम कोई भी केमिकल रिएक्शन का, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स का नाम लिख देते हैं, बट जब आपका केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उन सभी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखते हैं और उसको हम बैलेंस करते हैं। वैसे हम बैलेंसिंग के बारे में आगे पढ़ेंगे, तो आगे देखिए। तो केमिकल इक्वेशंस मैं बता चुका हूँ। केमिकल इक्वेशन आपका जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन को व केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग सिंबल्स एंड प्रोडक्ट्स, सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो इसे कहते हैं केमिकल इक्वेशंस। तो आप देखिए, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ description of a chemical reaction in a certain form is by writing it in the form of an equation. तो सिंपलेस्ट फॉर्म है। देखिए, मैं बताऊंगा व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, तो वाटर इज फॉर्म्ड, तो ये एक स्टेटमेंट हो जाता है जिसको लिखने में टाइम लगता है। बट यदि मैं लिखूंगा H2 + O2 देना H2O, तो ये थोड़ा बहुत ईजी हो जाता है और इसका सिंपलेस्ट वे में हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं केमिकल रिएक्शन को।
तो सिंपलीस्ट फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्शन। तो हम इसको लिखने के लिए क्या करते हैं, हम इसको लिखने के लिए सिंबल्स, फॉर्मूलाज, ये सब यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, एक सिंपल से एग्जाम्पल है मैग्नीशियम। अब देखिए मैग्नीशियम एक मेटल है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, तो दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यहाँ पर देखिए कि Mg जो एंड O2 ये एक रिएक्टेंट है, ये क्या है, ये रिएक्टेंट्स हैं। और रिएक्टेंट्स को हम हमेशा लेफ्ट साइड में लिखते हैं, और जो MgO है मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट कलर का है, इसको हम राइट साइड में लिखते हैं। तो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और यहाँ पर हमने मैग्नीशियम का सिंबल यूज किया Mg, और ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है O2 हमने इसको यूज किया। तो सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज यूज किया गया यहाँ पर टू रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज। यदि हम ऐसे नहीं लिखते तो हम उसको वर्ड इक्वेशन में लिख सकते थे, मैग्नीशियम वर्ड में लिखा जाता, ऑक्सीजन वर्ड में, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी हम वर्ड में लिखते। और इसको स्टेटमेंट भी लिखते तो क्या होता, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन वी गेट ए व्हाइट सब्सटेंस कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो ये एक स्टेटमेंट हो जाता है। बट इस प्रकार लिखने से Mg प्लस O2 एंड एरो मार्क MgO, इससे लिखने, इस प्रकार लिखने से हमारा ये जो केमिकल चेंज व रिएक्शंस हैं इसको हम वेरी सिंपली और वेरी शॉर्ट वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए ये जो बीच में जो एरो मार्क है, ये एरो मार्क दिखाता है कि दोनों चीज़ें मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन दोनों अभी बदल रहे हैं टुवर्ड द मैग्नीशियम ऑक्साइड, दे आर कैरी फॉरवर्ड टुवर्ड द मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए जो एरो मार्क में बता चुका हूँ, एरो इज प्लेस्ड बिटवीन देम टू शो द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, टू शो द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन का कैरेक्टर्स क्या है, जो कि मैं पहले से बता चुका हूँ। केमिकल इक्वेशन जो हैं वो मस्ट रिप्रेजेंट नोन फैक्ट्स। नोन फैक्ट्स मतलब कोई भी अननोन फैक्ट उसमें ना होना चाहिए, या ऑलवेज जो राइट है, ट्रू है, उसी फैक्ट्स को लेकर हमें केमिकल इक्वेशन लिखना चाहिए। और उसमें करेक्ट फार्मूला भी होना चाहिए दोनों का, रिएक्टेंट का एंड प्रोडक्ट का। यदि फार्मूला गलत होगा तो बैलेंसिंग भी गलत होगा। और सबसे बड़ा और मुख्य बात है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मस्ट बी सेटिस्फाइड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मस्ट बी सेटिस्फाइड, क्योंकि हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन में कभी भी कोई मास ना प्रोड्यूस होता है ना कोई मास डिस्ट्रॉय होता है। तो इसलिए रिएक्टेंट का जो मास होगा प्रोडक्ट का भी वही मास होगा। और यदि कोई केमिकल इक्वेशन में ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट में ज़्यादा एटम है किसी एलिमेंट का, रिएक्टेंट में कम है, तो इस केस में हमें ज़रूर उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। तो बैलेंसिंग के बारे में पहले से बता चुका हूँ। तो देखिए केमिकल इक्वेशंस जो हैं उसका डिफरेंट फेजेस होते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस की बात कहेंगे तो हम जानते हैं कि वाटर आइस के फॉर्म में रहता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, सॉलिड फॉर्म में रहता है। उसी को जब गर्म करते हैं तो ये क्या हो जाता है, हीट का सिंबल है, तो ये लिक्विड वाटर बन जाता है, ये गैस स्टेट को आ जाता है। तो इसको कहते हैं फेजेस ऑफ ए केमिकल इक्वेशंस। सो केमिकल इक्वेशंस को हम ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए फेजेस को लिखना चाहिए, सॉलिड फेज, लिक्विड फेज एंड गैसियस फेज। तो सॉलिड फेज होगा तो हम S लिखेंगे, लिक्विड फेज होगा तो हम L लिखेंगे, और गैसियस फेज को हम G लिखते हैं। कभी कभी गैसियस फेज के लिए हम लोग यहाँ पर एक अपवर्ड आरो मार्क भी दे सकते हैं। ओके, तो सॉलिड फेज का मतलब क्या है जानते हैं आप लोग, कि सब्सटेंसेस रिलेटिवली रिजिड, उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट शेप होता है। बट लिक्विड का सिर्फ डेफिनेट वॉल्यूम होता है, कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, वो डिफरेंट कंटेनर का शेप के अनुसार अपना शेप ले लेता है। गैस का ना वॉल्यूम होता है ना शेप होता है। ओके, तो ये ग्रेविटी को भी रिस्पॉन्स बहुत कम करता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कोई गैसेस मॉलिक्यूल को अपने तरफ अट्रैक्ट करता भी होगा, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहता है ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर, फोर्स का उन गैसेस मॉलिक्यूल के ऊपर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या वो कहता है, जो हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं, टोटल मास ऑलवेज इक्वल टू दैट ऑफ द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशंस। मतलब रिएक्टेंट में जितने
आप देख सकते हैं, मैं इस रिएक्शन के बारे में पहले से डिस्कशन कर चुका हूँ। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्ट किए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम है, बट कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम है। तो इसलिए इस ऑक्सीजन एटम का संख्या दोनों तरफ समान होना चाहिए, और इसलिए हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन में कभी भी आपका रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का मास कम ज़्यादा नहीं हो सकता, हमेशा समान होना चाहिए। बोथ साइड में ईच एटम का जो नंबर्स हैं वो समान होना चाहिए। तो हियर बोथ साइड्स हैव 2 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये बैलेंसिंग के बाद हो जाता है। पहले तो मैग्नीशियम का एटम समान था, बट ऑक्सीजन का एटम समान नहीं था। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 था और यहाँ पर 1 था, तो इसलिए ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई किया, बट आफ्टर 2 मल्टीप्लाइंग मैग्नीशियम नंबर आल्सो क्या हो जाता है, 2 हो गया था, जो कि यहाँ पर 1 था, तो इसलिए भी हम यहाँ पर भी हमें 2 मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो ये बैलेंसिंग इसलिए करना पड़ता है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को सेटिस्फाई करना है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस हमेशा हमें ध्यान में रखना होगा। जब भी कोई केमिकल इक्वेशन लिखें उसको बैलेंस करें। यदि कोई इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो इसको हम कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन व स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर एनिमेशन दिया गया है। आप देखिए, जब आपका हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, मैं इसका रिएक्शन यहाँ पर लिख सकता हूँ, H2 प्लस Cl2, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो HCl बनता है। अब देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है रिएक्टेंट साइड में और 2 क्लोरीन है, बट यहाँ पर 1 हाइड्रोजन एंड 1 क्लोरीन, तो भारी तो रिएक्टेंट साइड हुआ, प्रोडक्ट साइड हल्का हो गया। बट ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का संख्या 2 है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में 1 है, तो इसलिए ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन हो जाता है। ये कौन सा रिएक्शन हो जाता है? अनबैलेंस्ड। और इसको बैलेंस करने के लिए हमें इसको इस प्रकार लिखना होगा। देखिए अब बैलेंस हो गया। करना क्या है, यहाँ पर सिर्फ 2 मल्टीप्लाई करना है, जबकि यहाँ पर 2 नहीं लिया गया था, तो 2 मल्टीप्लाई करने से ये क्या हो गया, ये बैलेंस्ड हो गया। अब देखिए रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड में ईच एटम का नंबर्स सेम हो गया। तो ये एक बेहतरीन उपाय है बैलेंस करने का। बैलेंसिंग करने का मेथड भी बहुत सारे अलग है, हम धीरे धीरे इसके बारे में आगे जाके पढ़ेंगे कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। तो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, उसको हम स्केलेटल इक्वेशन कह सकते हैं, और ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, हम इसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही कहेंगे। ओके, तो यहाँ पर एक एग्जांपल हम देख सकते हैं। आप देखिए मीथेन है, जब इसको हम बर्न करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलता है। बर्न करने के लिए ये ऑक्सीजन यूज़ करता है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेता है। तो मीथेन में 1 कार्बन है, ब्लैक जो यहाँ पर दिखाया गया है वो कार्बन है, और जो 4 हाइड्रोजन यहाँ पर लगा हुआ है, प्लस ये देखिए 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पर हैं, ये कंबाइंड हुए हैं। अब देखिए इसके बाद हुआ क्या, आपका प्रोडक्ट बना। क्या है प्रोडक्ट? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ये हुआ आपका 2 वाटर मॉलिक्यूल। ओके, तो ये प्रोडक्ट बन गया और इसमें हीट भी प्रोड्यूस होता है। तो रिएक्टेंट्स में आप देखिए नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितना है, 1 है। प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन आइटम 1 है। रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 है, प्रोडक्ट में भी 4 है, और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन आइटम है रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट में 4 आइटम्स है। बट ये आफ्टर बैलेंसिंग, आफ्टर बैलेंसिंग ऐसा हो सकता है, यदि बैलेंस नहीं करते तो ये गड़बड़ हो जाता। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यदि हम बैलेंस नहीं करते हैं, अनबैलेंस्ड की फॉर्म में कहेंगे तो यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन 2 है। ओके, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, तो ऑक्सीजन का अनबैलेंसिंग हो जाता, इसलिए इसको बैलेंस करना पड़ा। तो बैलेंस करने के बाद आप देखिए रिएक्टेंट में ईच एटम्स ऑफ एवरी एलिमेंट जितना है, प्रोडक्ट साइड में ईच एटम्स ऑफ एवरी एलिमेंट उतना ही है। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो केमिकल इक्वेशन रिएक्शन को हम विजुअलाइज कैसे करें? अब देखिए सोडियम और क्लोरीन जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है। वैसे इसको बैलेंस करने के लिए हम जरूर यहाँ पर आपका 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी हम 2 लिख सकते हैं। तो NaCl, क्योंकि यहाँ पर 2 क्लोरीन था, यहाँ पर 1 क्लोरीन था, इसलिए क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 लिखा। जब ऐसा किया गया तो सोडियम भी 2 हो गया, तो इसलिए सोडियम को बैलेंस किया, तो हमने 2 यहाँ पर लिख दिया सोडियम को बैलेंस करने के लिए। तो ये सोडियम एटम्स हैं, ये क्लोरीन है, और ये मिलके हो गया सोडियम क्लोराइड। तो आप देख सकते हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे, यहाँ को पढ़ेंगे कैसे? यदि यहाँ पर मैं इस इक्वेशन के साथ
टोटली मैं 5 मल्टीप्लाई करूँगा। कितना मल्टीप्लाई करूँगा? 5। तो ये 5 मल्टीप्लाई करूँगा तो अब देखिए ये 5 देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सोडियम जा रहा है और क्लोरीन का रिएक्शन हो रहा है और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बन रहा है। सोडियम क्लोराइड बन रहा है, यहाँ पर सोडियम गया और यहाँ पर क्लोरीन जा रहा है तो सोडियम क्लोराइड बन रहा है। तो इस प्रकार सोडियम एंड क्लोरीन रिएक्ट कर रहे हैं, इस प्रकार सोडियम एंड क्लोरीन रिएक्ट कर रहे हैं। तो हम देखिए मैं यहाँ पर 2 लिखा था, अब ऑटोमेटिक बैलेंस भी हो गया है, यहाँ पर वो 2 लिख दिया गया है। यदि मैं 2 लिखूँगा यहाँ पर तो 5 मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर हो गया 10, यहाँ पर हो गया 5 और यहाँ पर हो गया 10। इसका मतलब है कि 10 मोल सोडियम रिएक्ट विथ 5 मोल क्लोरीन टू प्रोड्यूस 10 मोल ऑफ NaCl। यदि ऐसा नहीं लिखता तो 5 नहीं लिखता तो क्या लिखता ना, 2 मोल ऑफ सोडियम रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो इस रिएक्शन में कंप्लीट रिएक्शन हो जाता है, कोई भी रिएक्टेंट बचता नहीं है और पूरी तरह से रिएक्टेंट्स कंबाइंड होके आपको प्रोडक्ट मिल जाता है सोडियम क्लोराइड। तो ऐसा अब थोड़ा मैं बताता हूँ कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या है, रिएक्शंस के टाइप्स क्या हैं। रिएक्शंस का अलग अलग टाइप्स होते हैं, वैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आपका जिसमें 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन हुआ और एक प्रोडक्ट बना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट और 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट हो सकता है। उसके बाद तीसरा है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव कंपाउंड से एक कंपाउंड से एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। तो इस प्रकार कहते हैं इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि A अभी यहाँ पर B को डिस्प्लेस कर रहा है और बन रहा है AC + B। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है ना, 2 एलिमेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव कंपाउंड्स, इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसको कभी कभी हम डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। और फाइनल है हमारा रिडॉक्स रिएक्शंस। तो रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में हम फाइनली पढ़ेंगे। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में हम पूरी तरह से डिटेल पढ़ेंगे। तो पहले हम देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, जिसमें 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आप देखिए अकर व्हेन 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 1 और मोर प्रोडक्ट्स। सर यहाँ पर 1 मोर प्रोडक्ट तो नहीं हो सकता, सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट होगा, ये गलत बात है। सिंगल प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट होगा, 1 प्रोडक्ट। 2 प्रोडक्ट होगा तो इसको हम कॉम्बिनेशन नहीं कहेंगे। ओके, एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड, ये एक रिएक्टेंट है, वाटर एक रिएक्टेंट है। यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक सिंगल प्रोडक्ट है। इसको हम स्लेक्ड लाइम कहते हैं जब सॉलिड फॉर्म में होता है, और लाइम वाटर कहते हैं जब ये लिक्विड फॉर्म में होता है। उसके बाद देखिए कार्बन एंड ऑक्सीजन, इसका कॉम्बिनेशन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, और ये भी एक सिंगल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर 2 रिएक्टेंट्स और एक प्रोडक्ट। ऐसे नहीं कि 2 रिएक्टेंट, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट भी कंबाइन करके आपका सिंगल प्रोडक्ट बन सकता है। मैं इसका एग्जांपल लिख सकता हूँ यहाँ पर। आप देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो यहाँ पर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, इसके थ्रू जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएंगे तो हमें मिलेगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। जब एक्सेस, ये प्रोडक्ट है, जब एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड हम पास कराएंगे तो देखिए ये जब कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड तीनों मिलके हमें एक सिंगल प्रोडक्ट देगा, दैट इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3(2). तो ये सिंगल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आप देखिए 3 रिएक्टेंट कंबाइन हुआ और एक प्रोडक्ट हुआ। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा 2 ही रिएक्टेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनेगा, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। और जनरली ये एक्सोथर्मिक है, इसमें हीट रिलीज होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिसमें हीट इवॉल्व होता है, एंडोथर्मिक जिसमें हीट ऑब्जर्व होता है। एक्सोथर्मिक में सराउंडिंग एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है, एंडोथर्मिक में सराउंडिंग एनवायरनमेंट का टेम्परेचर घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को और हम डिटेल पढ़ना चाहेंगे। अब इस रिएक्शन के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। सोडियम क्लोरीन का रिएक्शन हुआ, ये बैलेंस फॉर्म में है और ये 2 सोडियम आटम 2 क्लोरीन आटम के साथ रिएक्ट करता है तो 2
सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला यूनिट बनता है। और यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन हुआ, देखिए पूरी तरह से रिएक्टेंट्स जो थे पूरा ख़त्म हो गया और वो दो सभी रिया प्रोडक्ट बन गए। और ये इसको मैं ए लूँगा और इसको यदि बी लूँगा तो इसको मैं ए बी लूँगा, जहाँ पर ए एंड बी कंबाइंड हैं और ये कंपाउंड है। इसको मैं एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह सकता हूँ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेसिकली 3 प्रकार का हो सकता है, एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एलिमेंट कंपाउंड एंड कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। वैसे पिछले जो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, ये कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो मैं बता चुका हूँ क्या हुआ था। सोडियम क्लोरीन का रिएक्शन हुआ, सोडियम क्लोराइड बना, तो ये एलिमेंट है और ये भी एलिमेंट है। वैसे ज़रूर नहीं कि एलिमेंट एलिमेंट हमेशा होगा, कंपाउंड कंपाउंड भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बता चुका हूँ। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब क्या करेंगे, अब डिस्कस करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आप देख सकते हैं कि जिसमें सिंगल रिएक्टेंट, आप देखिए यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट है वाटर, और ये ब्रेक हुआ जिसमें हमें 2 प्रोडक्ट मिला, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और ये सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस फॉर्म में हो सकता है। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दी एसिडिलेटेड वाटर। तो क्या होगा, वाटर ब्रेक करेगा, हाइड्रोजन 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन एंड 1 वॉल्यूम आपका ऑक्सीजन हमें मिलेगा। और द टाइप ऑफ रिएक्शन इन व्हिच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलियर प्रोडक्ट्स, और वो प्रोडक्ट 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, 2 और मोर सिंपलियर प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो याद रखिए यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस डिफरेंट वे में हम कर सकते हैं। किसी को हीट देकर डिकम्पोज किया जा सकता है। देखिए एक एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट, जब उसको हम हीट देते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इस प्रकार रिएक्शन को हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वैसे मैं दूसरा टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन बता चुका हूँ, इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब इसमें हीट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप पास कराएंगे इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ओके, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को थोड़ा समझना चाहिए यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर मैं बता चुका हूँ, 2 वाटर मॉलिक्यूल जब ब्रेक होते हैं तो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, और किस प्रकार एक रिएक्शन होता है यहाँ पर समझने की बात है। तो ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, सॉरी, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल ये ब्रेक हुआ और आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बन गया। तो ये इसका जनरल फॉर्म है AB देन A प्लस B, मतलब सिंगल रिएक्टेंट 2 और मोर प्रोडक्ट्स, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है जिसको हम कहते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसके बारे में यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, जिसको जब सनलाइट इसके ऊपर हम डालते हैं, सनलाइट, तो ये ब्रेक हो जाता है, आपको Ag मिलता है प्लस ब्रोमीन मिलता है, ब्रोमीन वेपर प्रोड्यूस होता है। तो इसको बैलेंस हम करेंगे ज़रूर। ओके, तो ये ग्रे कलर का सिल्वर बन जाता है, तो ये वाइट है और वाइट सब्सटेंस अब ग्रे बन गया, तो सिल्वर बन गया। तो ये इसको हम कहते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 प्रकार के हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आपका इलेक्ट्रोलाइटिक जिसमें करंट पास कराया गया, ये वाला एग्जाम्पल है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और दूसरा है आपका सनलाइट के द्वारा, लाइट के द्वारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और तो तीसरा है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हीट के द्वारा डिकम्पोज किया जाता है।
आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ अदर एग्जांपल्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। आप देखिए ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये वाटर है, और ये नाइट्रोजन ट्राइआयोडाइड है, नाइट्रोजन ट्राइआयोडाइड। और सभी का जनरल फॉर्मूला आप देखिए, सिंगल प्रोडक्ट, सॉरी सिंगल रिएक्टेंट, सिंगल रिएक्टेंट, सिंगल रिएक्टेंट, सिंगल रिएक्टेंट, और ये बन गया आपका 2 प्रोडक्ट। तो सिंगल रिएक्टेंट, मिनिमम 2 प्रोडक्ट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस यहाँ पर लाइट की ज़रूरत होता है। जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऊपर लाइट पड़ता है तो ये ब्रेक हो जाता है वाटर एंड ऑक्सीजन। वेरी अनस्टेबल कंपाउंड है ये। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बता चुके हैं, तो इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और ये हीट के कारण होता है, हीट पड़ेगा तो ये ब्रेक हो जाएगा आपका नाइट्रोजन एंड आयोडाइड में। तो ये तीनों रिएक्शन, तीनों टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन के ऊपर बेस है। अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो देखिए द रिएक्शन इन व्हिच, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें होता क्या है, इसमें आपका एक हाईली रिएक्टिव मेटल हो या नॉन मेटल हो, वो एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसका कंपाउंड से डिस्प्लेस करता है, तब ये रिएक्शन बनता है। द रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसे हम कहते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। वैसे इसका टाइप्स 2 टाइप के हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। हम पहले सिंगल डिस्प्लेसमेंट के बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल। मैग्नीशियम एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, एक मेटल है, और कॉपर सल्फेट ये इसका एक्वस सॉल्यूशन है, जिसमें कॉपर एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो मैग्नीशियम क्या किया, मैग्नीशियम यहाँ पर कॉपर को डिस्प्लेस किया। और कॉपर को डिस्प्लेस करने के लिए क्या करना पड़ता है, मैग्नीशियम को यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ता है। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो मैग्नीशियम क्या बनेगा, Mg2+। ओके, और कॉपर ऑलरेडी यहाँ पर कॉपर सल्फेट जो है, इसमें कॉपर ऑलरेडी 2 Cu2+ एंड सल्फेट SO4 2- के फॉर्म में है। तो कॉपर आपका यहाँ पर क्या हुआ, कॉपर Cu2+ ने ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लिया मैग्नीशियम से, और वो न्यूट्रल फॉर्म में यहाँ पर सेपरेट हो गया सोल्यूशन से, और मैग्नीशियम सल्फेट बन गया। तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट एंड HCl की बात करेंगे, एक एसिड एंड सॉल्ट का रिएक्शन है, जिसमें फिर से हमें एक एसिड एंड सॉल्ट ही मिलता है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पर कैल्शियम आपका हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है और हाइड्रोजन कैल्शियम को डिस्प्लेस करता है। इस प्रकार डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यह है। तो देख सकते हैं आप, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ, और यहाँ पर किस प्रकार रिएक्शन हुआ वो भी बता चुका हूँ। अब देखिए ये इसका फॉर्म है, जनरल फॉर्म जो है, इसका जनरल फॉर्मूला थोड़ा मैं बात दोबारा लिख देता हूँ। A + BC देन एरो मार्क AC + B। देखिए A ने B को डिस्प्लेस किया और B पूरी तरह से सेपरेट हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, AB, ये यहाँ पर A कौन है, कैल्शियम, B कौन है, कार्बोनेट, और C कौन है, C हाइड्रोजन है, और D कौन है, क्लोरीन है। अब देखिए A C को डिस्प्लेस किया, A C को डिस्प्लेस किया और आके बैठ गया यहाँ पर, और ये बना आपका AD। और H आपका मतलब C आपका A को डिस्प्लेस किया, और यहाँ पर C ये बन गया B। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, दोनों तरफ से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का थोड़ा और जानकारी हम लेंगे। देखिए लीड एंड क्लोरीन, इनका रिएक्शन से क्या होता है, ये इनसाइड की बात है, आप थोड़ा देखिए। लीड एंड क्लोरीन, इनका रिएक्शन होता है, तो होता क्या है, सॉरी
लीड क्लोराइड एंड पोटाशियम आयोडाइड। ये दोनों रिएक्टेंट हैं, लीड क्लोराइड एंड पोटाशियम आयोडाइड। इसके रिएक्शन से होता है पोटाशियम क्लोराइड एंड लीड आयोडाइड। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात है, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात है। देखिए लीड क्लोराइड का जो आपका जब ब्रेक हो जाता है, आयन में ब्रेक हो जाता है, तो Pb2 प्लस है एंड Cl1 माइनस है। और पोटाशियम आयोडाइड का ये आयनिक फॉर्म है K प्लस एंड I माइनस। और देखिए यहाँ पर क्या हुआ, वैसे ही हुआ जैसे पहले बता चुका था कि लीड जो है वो आपका लीड जो है वो पोटाशियम को डिस्प्लेस कर रहा है और पोटाशियम आपका लीड को डिस्प्लेस कर रहा है। तो इस प्रकार देखिए पोटाशियम क्लोराइड बन गया, पोटाशियम क्लोराइड क्यों हुआ, क्योंकि पोटाशियम आके लीड को हटाया तो यहाँ पर बैठ गया तो पोटाशियम क्लोराइड, और लीड यहाँ पर पोटाशियम को हटाया तो लीड आयोडाइड। ओके, तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर पोटाशियम कार्बोनेट और बैरियम क्लोराइड। पोटाशियम कार्बोनेट एंड बैरियम क्लोराइड ये दोनों एक्वस फॉर्म में हैं और ये दोनों का रिएक्शन हो रहा है, और दोनों का रिएक्शन से हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो इस प्रकार है, पोटाशियम क्लोराइड एंड बैरियम कार्बोनेट। देखिए बैरियम कार्बोनेट पर पास यहाँ पर एस लिखा हुआ है क्योंकि एक सॉलिड फॉर्म है, इसको कहते हैं प्रेसिपिटेट। वैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो प्रकार के हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये उसका एक एग्जाम्पल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। देखिए दोनों पहले एक्वस फॉर्म में थे, यहाँ पर कोई भी सॉलिड आपको नहीं दिखाई दे रहा था, कोई सॉलिड नहीं है, पूरी तरह से ये क्लियर है और कलरलेस है। और जब आपका दोनों का हम मिला देते हैं तो यहाँ पर पोटाशियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म हुआ, बट एक सॉलिड भी इसके साथ साथ फॉर्मेशन हुआ जो अंदर में दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं बैरियम कार्बोनेट, और एक प्रेसिपिटेट है। थोड़े समय के बाद ये ज़रूर सेटल हो जाएगा एट द बॉटम। तो इतने सारे बात पढ़ने के कारण साथ साथ हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों होता है। हमने देखा था कि जिंक जब रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ, तो आपने देखा था जिंक डिस्प्लेस किया आपका हाइड्रोजन को, और जब आयरन ने Fe जब रिएक्ट किया था कॉपर सल्फेट के साथ, तो आयरन भी कॉपर को डिस्प्लेस किया था। क्यों किया था? क्योंकि कुछ रिएक्टिव मेटल होते हैं, अब हमेशा लेस रिएक्टिव मेटल को व लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपने कंपाउंड से उसको डिस्प्लेस कर देते हैं। कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड है और इस कॉपर सल्फेट कंपाउंड में कॉपर आयरन से लेस रिएक्टिव है, तो आयरन क्या करता है, कॉपर को अपना कॉपर सल्फेट अपने कंपाउंड से उसको डिस्प्लेस करता है, क्योंकि आयरन मोर रिएक्टिव। इसे कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। सबसे ऊपर जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है और सबसे नीचे जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन एक नॉन मेटल होने के बावजूद भी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में उसको जगह दिया गया है, क्योंकि हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी रखता है। कार्बन को यहाँ पर भी रखा गया है, कुछ हद तक कार्बन भी, वैसे कार्बन इलेक्ट्रॉन तो लूज नहीं करेगा, बट कार्बन भी कुछ हद तक रिएक्टिव है। आप देख सकते हैं कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें जिंक में आपको दिखा देता हूँ। जिंक ऑक्साइड, ये इसके साथ जब कार्बन रिएक्ट करता है, आप फॉर्मेशन क्या होता है ना, जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर कार्बन ने जिंक को हटा दिया, बट एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करेंगे Al2O3 प्लस कार्बन, यहाँ पर नो रिएक्शन, क्योंकि कार्बन लेस रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है। तो कार्बन भी डिस्प्लेस करता है, इसको हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, इसको रिडक्शन बाय कार्बन हम कह सकते हैं। तो ये कार्बन भी इन सभी मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है, वैसे नॉन मेटल है ही, बट इन सभी का ऑक्साइड से, जिंक ऑक्साइड हो, आयरन ऑक्साइड हो, टीन ऑक्साइड हो, लीड ऑक्साइड हो, इन सभी ऑक्साइड से मेटल को सेपरेट किया जा सकता है बाय यूजिंग कार्बन। तो कार्बन को यहाँ पर भी जगह दिया गया है, क्योंकि इन मेटल से वो ऑक्सीजन को छुड़वा सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया।
आपको दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। Fe2O3 ये फेरिक ऑक्साइड है। जब इसके साथ कार्बन का रिएक्शन होता है तो आपको Fe प्लस CO2 मिलता है। तो ये यहाँ पर भी कार्बन ऑक्सीजन को छुड़ा दिया Fe2O3 से, और हम कह सकते हैं कि कार्बन यहाँ पर आयरन को डिस्प्लेस किया। ये कुछ प्रकार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात हम पढ़ने से ये बात समझ में आया कि हाईली रिएक्टिव मेटल हमेशा एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसका कंपाउंड से हटा देता है, और कौन हाईली रिएक्टिव है और कौन लेस रिएक्टिव है आप इस चार्ट से ज़रूर देख सकते हैं। इसको कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। द arrangement of the elements or arrangement of metals in a column according to the decreasing order of their reactivity downward is called reactivity series of metals, और activity series भी कहते हैं उसे। फाइनली हम आएंगे रिडॉक्स रिएक्शन के पास। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर समझना है कि इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, तो ड्यूरिंग रिएक्शन उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड। अब देखिए कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये हम कहेंगे कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, और ऑक्सीजन अपना ओन एग्जिस्टेंस को लॉस करता है, इसलिए हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन इज reduced or carbon is oxidized. If a substance loses oxygen during a reaction, it is called be reduced. अब देखिए Fe2O3 अभी मैं इसका बात कर रहा था और ये बन जाता है Fe प्लस CO2। इस रिएक्शन में देखिए Fe2O3 से ऑक्सीजन लूज हो रहा है और इस कंपाउंड से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। किसके द्वारा? कार्बन के द्वारा। तो हम कहेंगे दिस कंपाउंड इज reduced to what? To Fe। और ये कार्बन ऑक्सीडाइज्ड टू CO2, कार्बन ऑक्सीडाइज्ड टू CO2। तो रिएक्शंस इन व्हिच दिस टाइप ऑफ चेंज अकर्स, अब देखिए ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, ये दोनों एक साथ ही होता है, अलग नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको कंबाइंडली रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडक्शन से Re, ऑक्सीडेशन से रिडक्शन से ReD, ऑक्सीडेशन से OX कंबाइन करके हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आप देख सकते हैं एग्जांपल FeCO प्लस H2, इससे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है? ये रिड्यूस हुआ टू कॉपर, और इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ये ऑक्सीडाइज हुआ टू वाटर। तो ये हुआ, दोनों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ हुआ, तो इसलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। तो कमिंग क्लासेस में हम और इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करेंगे और पढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशंस के साथ नेक्स्ट मीटिंग में हम ज़रूर मुलाकात होंगे इसी चैप्टर के ऊपर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।